जनरली यूपीएससी के बाद प्लान बी स्टेट पीएससीज को देखा जाता था और लोग ये सोचते थे कि 2-3 महीने दो और स्टेट पीएससी निकल जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द शेयर कंपटीशन आप स्टेट पीएससीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्लीपी क्लासेस आईएएस स्टेट पीएससी स्पेसिफिक कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उड़ीसा पीएससी निकाला है, यूपी पीएससी निकाला है, जेके पीएससी निकाला है और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन टॉपर्स का पार्ट बने, इन टॉपर्स में से एक बने, तो जुड़े स्लीपी क्लासेस आईएएस के साथ। नमस्ते। मैं गंगानगर के केसरी सिंहपुर कस्बे की निवासी हूँ और जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली की एक बेटी होने के नाते मेरी आरंभिक शिक्षा वहीं से राजकीय स्कूल से 10वीं तक मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने साइंस विषय ऑप्ट किए थे। 11th 12th बीएससी मेडिकल बैकग्राउंड है मेरा और इसके बाद मैंने आरएस की तैयारी की ताकि मैं एक अच्छी प्रेस्टिजियस पोस्ट पे पहुंच सकूं। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा। 2016 वाले अटेम्प्ट में मुझे निराशा हासिल हुई। मैं मेंस तक पहुंच पाई, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ मुझे। 2018 वाली वैकेंसी में मुझे लगा कि अब इस वैकेंसी को डेडिकेशन से दिया जाए, तो मैंने बहुत मेहनत की। कम से कम 15 से 16 घंटे मैं पढ़ाई रोज करती थी और मुझे भगवान की कृपा से 274वीं रैंक मैंने सिक्योर की और कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी थी और मझधार में भी थी कि मुझे प्रॉपर में मैं नहीं आ पाई। तो 2021 वाली वैकेंसी साथ साथ आई तो मुझे लगा क्यों ना एक बार और वैकेंसी दी जाए और हो सकता है ये अपने लिए गोल्डन चांस हो। और वास्तव में ये सेकंड रैंक आने के बाद मुझे लगा ये मेरा बहुत सही डिसीजन था और मैंने मेरी मेहनत कंटिन्यू रखी और साथ साथ सर्विस के कुछ मैंने एक्सटेंशन भी लिया, 3 महीने का छुट्टी पे भी रही और लगातार तैयारी करने के बावजूद आज मेरा सिलेक्शन द्वितीय स्थान पे हुआ है और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि आज मैं इस पद पे पद स्थापित होंगी। तो सबसे पहले तो मेरा मिडिल क्लास फैमिली से होना एक बड़ा कारक था कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए करना था, क्योंकि उन्होंने मेरे पे 100% डेडिकेशन से ट्रस्ट दिखाया, तो उनको आउटपुट देना था। इसके साथ साथ मेरे गुरु जो हैं परवीन जी भाटिया, जो सूरतगढ़ में भाटिया आश्रम नाम से एक संस्था चलाते हैं, वो एक सेवार्थ संस्था है जिसमें निस्वार्थ 250 रुपए के मात्र शुल्क पे एक बच्चों को इजी वे में पढ़ाई का रिसोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं और कई उन्होंने निस्वार्थ सेंटर्स पे बना रखे हैं जिसमें वो बच्चों को रेजिडेंशियल सुविधा भी देते हैं। तो उनका मुझसे बहुत क्लोज जुड़ाव था, जिसकी वजह से मैंने उनको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर की और मुझे पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आई। और एक इसमें मेरा जो कंटिन्यूटी रही कि मैंने लगभग 7-8 साल तैयारी करी, तो एक गैप नहीं आने दिया, गैप को मेंटेन किया हमेशा मैंने। तो इस वजह से मैं आज इस पद पे पदस्थापित हुई। मेरे जो बड़े भैया हैं और इसके साथ साथ जो मेरी भाभी जी हैं, इन्होंने काफ़ी मेरे को पढ़ाई में सपोर्ट किया और इसके साथ साथ मेरे जो गुरु जी हैं प्रवीण जी भाटिया, इनका सपोर्ट रहा एज ए मेंटर। बिगनर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हमको सेकंड रैंकर की तरह 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल लगाने हैं। मुझको ऐसा लगता है कि आजकल ज़माना क्विक लर्नर का है और क्विक रिजल्ट का भी है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आरएस एक हथेली पे सरसों उगाने वाली एक पोस्ट है। डेफिनेटली ऐसी नहीं है। इसके लिए आपको कठिन परिश्रम और मेहनत की जरूरत है और आजकल एग्जाम का फेयर पैटर्न है, तो डेफिनेटली सब बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, डीप डाउन होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी पढ़ाई करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जरूरी नहीं है 1000 टेस्ट देने से ही सेकंड रैंक सिक्योर की जाती है। तो आपको टेस्ट देने हैं, जितने भी टेस्ट आ रहे हैं, आप कुछ ना कुछ अगर उसको देख भी रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि गलती मेरी कहाँ है। जब आपको ये पता चल जाता है ये गलती मेरी यहाँ है, तो आप वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करते और यहीं से एग्जाम में जो सफलता है यहीं से शुरू हो जाती है। तो हमको ये करना है कि हम ये नहीं सोचे कि फला आदमी ने 7 साल लगाए, इस आदमी ने 8 साल लगाए। मैंने ये भी देखा है कि जिनको सफलता पहले ही अटेम्प्ट में, मेरे साथ जो कलीग्स थे उनकी सफलता पहले अटेम्प्ट में उनकी मिल गई। अगर आपका फाउंडेशन, जैसे कि आपकी एजुकेशन, मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में रही, तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं इतना पढ़ाई में पहले अव्वल नहीं थी। धीरे धीरे मुझको ऐसे ज्ञान हुआ कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आप स्टार्टिंग से अव्वल हैं और नहीं भी अव्वल है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज आप डेडिकेटेड होकर समर्पित रूप से तैयारी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप अच्छी रैंक पे सिक्योर हो सकते हैं और अपना करियर सेट कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि लोगों के मन में ये संशय है कि वर्तमान में इंग्लिश मीडियम का एक जगत है
काल्पनिक जगत है जिसमें हिंदी मीडियम बच्चे की कोई पार नहीं पड़ती। तो आपको बताना चाहूंगी, मैं शुरुआत से लेके अब तक हिंदी माध्यम में रही और मेरा परीक्षा में भी हिंदी माध्यम रहा और बहुत अच्छी रैंक मेरी आई। तो कोई हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम का इसमें ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी माध्यम के इसमें है नहीं प्रॉब्लम। तो आप कोशिश करिए कोई भी माध्यम जो जिसमें आप सूटेबल हो, तो दोनों माध्यम के लिए ये परीक्षा सूटेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि एक रिमोट एरिया से मैं आती हूँ, राजस्थान का सबसे सुदूर जो जिला कह सकते हैं श्रीगंगानगर, जो कि राजधानी से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे कोचिंग के बहुत कम सोर्सेज हैं, पढ़ाई के बहुत कम सोर्सेज हैं, तो कुछ भी ऐसा आईटी फ्रेंडली माहौल नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, मैंने सूरतगढ़ में बैठ के सारी तैयारी की है, तो आप दुनिया के या राजस्थान के किसी भी कोने में बैठ के आप तैयारी कर सकते हो। मैं जनता को और जो स्टूडेंट्स हैं इनको मेरी नम्र मैसेज है मेरा उनको कि आप अपने आप को इंफीरियर फील मत कीजिए, कम मत आंकिए। प्रतिभाएं छुपी ही होती हैं, उसको हमको निखार के बाहर लाना पड़ता है और स्ट्रेस फ्री रह के बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ ईश्वर में विश्वास रख के अपने माता पिता के जो संकल्प है उनको साथ में रखते हुए अपनी मेहनत के साथ किसी भी एग्जाम में उतरिए। स्पेशली राजस्थान के सर्वोच्च जो एग्जाम है, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जो 3 फेजेस के साथ बना हुआ एग्जाम है, इसमें आप अपना कोशिश करिए, मेहनत को आप दिखा सके लोगों को। तो इसमें डेफिनेटली आप जैसे अधिकारियों की राजस्थान को जरूरत है, जो कि आगे आए और अच्छा काम करें और जनता को राहत प्रदान करें। अब हम बात करेंगे मेंस पे, क्योंकि मेंस एक ऐसा इसका बड़ा फैक्टर मान सकते हैं और इसके एग्जाम का, जिसमें 800 नंबर का पेपर आता है और 4 एग्जाम्स होते हैं और एक पेपर रहता है हमारा 4th पेपर हिंदी इंग्लिश का। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री आती है। तो हिस्ट्री में आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, विश्व इतिहास में से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये करना है कि जो जो बड़े पार्ट्स हैं उस पर आप चाहे कम फोकस करें। अगर आपकी तैयारी में टाइम, जैसे अगर आपको मेंस में ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आप एंशिएंट और मिडाइवल में जा सकते हैं, अगर नहीं तो आप सुपरफिशियल तैयारी करें। मुझे लगता है कि एंशिएंट और मिडाइवल की अगर हम सुपरफिशियल, जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ लिया, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिया, सल्तनत काल पढ़ लिया, मुगल काल पढ़ लिया, इसके बाद आप सीधा अगर उसमें आ जाएं, मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएं, तो आप बेटर रहेंगे। क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, जिसमें आपका लगभग जो 3 सिलेबस के खंड आप पूरे कर सकते हैं। तो ऐसे आप करिए कि आप सुपरफिशियली मिडाइवल और एंशिएंट को देख लीजिए, जहां से क्वेश्चंस आते हैं वुमन पैटर्न रहा है। इसके बाद आप सीधा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में से एक तो एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक आपके जो विचार हैं वो बहुत डेवलप होते हैं, जैसे राष्ट्रवाद की भावना है, देशभक्ति की भावना है, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व की बात है, तो ये आपके वहीं से आएंगे। तो आप उस पर फोकस करिए और विश्व इतिहास पे फोकस करिए। इसके साथ साथ हमारे पास जैसे सोशियोलॉजी है और मैनेजमेंट के खंड है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि बिगिनर्स के लिए तो ये बिल्कुल नए सब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसी भी स्ट्रीम से आए तो ये, जैसे मैं साइंस से हूँ तब भी मेरे लिए नए हैं, अगर मैं आर्ट्स से आऊँ तब भी मेरे लिए नए हैं। कॉमर्स वालों के लिए ये हैबिचुअल है, परंतु उसके लिए आर्ट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी के लिए कुछ ना कुछ तो नया है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट एक ही रहा। तो आप ये कीजिए कि पहली राउंड में तो आप फटाफट गो थ्रू हो लीजिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस को अपने बिल्कुल पास रखिए कि सिलेबस में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि डेली का मैंने ये टॉपिक कर लिया, और इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। क्योंकि 2016 में मेरी ये कमी रही कि मेरे पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं थे। मेरे पास बुक्स का मतलब एक आधी लाइब्रेरी आप खड़ी कर सकते हो, इतने बुक्स के भंडार है। क्योंकि हमारे भाटिया आश्रम में ये पैटर्न रहा है कि मैक्सिमम बुक्स होती है हमारे वाले बच्चों के पास। तो बुक्स को आप लास्ट में कैरी नहीं कर सकते। जैसे मेरे को बीकानेर संभाग में पेपर देने जाना है तो मैं सारी बुक्स को कैरी नहीं कर सकती। आप बोल सकते हैं एक बड़ा कैंटर उसका भर सकता है, आप उस बुक्स को कैरी नहीं कर सकते। आपके पास कोई मिनी नोट्स है तो आप उसको लेके जा सकते हो, और वो क्विक भी है, आपके वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं। अगर आप उसको पढ़ना चाहो तो लगभग 2 घंटों में आप पूरा सिलेबस पे पढ़ जाते हो। तो आपको ये करना है कि जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे नए खंड हैं, जैसे मैनेजमेंट की बात करो, साइकोलॉजी की बात करो, ऑडिटिंग की बात करो, ये नए खंड है बच्चों के लिए, इसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स आपके सेल्फ नोट्स होते हैं। कभी भी आप ये कहो कि प्रिया बजाज ने जो नोट्स मुझ बनाए थे वो मेरे लिए सूटेबल होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। प्रिया बजाज की अपनी पढ़ने की शैली है, XYZ की अपनी पढ़ने की शैली है। तो आप ये कीजिए, नोट्स किसी भी के फॉलो कर लीजिए, परंतु उसको बनाइए खुद से, जिसको आपको ध्यान रहे कि ये मेरी मेहनत है और इसको मुझको पढ़ना ही पढ़ना है। तो
मेरा ये फायदा रहा इस बार 2021 की वैकेंसी में कि जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे, मेरे 4 कॉपीज लगा रखी थी, उसमें पर हर कॉपी में 3-3 खंड थे, उसको ही मैं मेरे संभाग लेवल पे जो मेरा पेपर था बीकानेर, वहां लेके गई, तो मैंने उसको ही पढ़ा। तो वो पढ़ने में मेरे को मतलब एक दिन में 2 एग्जाम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 घंटे एक एग्जाम के लिए मिल रहे हैं, तो आप उसको बड़े आराम से पढ़ जाते हो। और आपकी जब रिवीजन हो जाती है ना पेपर के पास, तो आप में कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है, आप फिर निर्भय होकर एग्जाम देते हो कि आज मैं पढ़ के गई हूँ और मैंने कल पेपर दे दिया। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रही कि इस बार मैंने नोट्स बनाए और इसका आउटपुट भी मुझे डेफिनेटली मिला। पेपर फर्स्ट के लिए पहले तो मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी और इस बार मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी फॉलो किए। स्प्रिंग बोर्ड एक इंस्टीट्यूट है, उसके नोट्स फॉलो किए हैं। और जो सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इसके लिए सम्यक के नोट्स भी मैंने पढ़े हैं, जिससे कि मेरी तैयारी में मुझको ऐसा लगा कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने पूरे राजस्थान में बैठ के पेपर देना है। एक भाटिया आश्रम की टेस्ट सीरीज में आपको अव्वल नहीं आना, आपको तो पूरे राजस्थान में अव्वल आना है। तो आप देखिए कि दुनिया क्या पढ़ रही है। तो मुझको ऐसा लगा कि हमको देखना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। तो क्योंकि आजकल मल्टीटास्किंग का जमाना है, तो आपको देखना चाहिए कि मेरा कंपटीटर क्या पढ़ रहा है। तो मैंने सब कोचिंग के नोट्स, कुछ जो भी मुझे जैसे पतंजलि के नोट्स अच्छे लग रहे थे तो मैंने एथिक्स के वो नोट्स पढ़े हैं, या फिर मैंने स्प्रिंग बोर्ड के मुझको अच्छे लग रहे थे मैनेजमेंट के नोट्स, तो मैंने वो पढ़े हैं। तो मैंने नोट्स भी पढ़े हैं और मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं, रेफरेंस बुक्स भी पढ़ी हैं। तो ये काफी फायदा रहा कि मैंने दोनों पढ़े, तो कहीं ना कहीं आउटपुट मिला मुझे। अच्छा, अब हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 जो कि एक परिवर्तनकारी पेपर था। तो पेपर 2 में एक ज्योग्राफी है और एक हमारे पास एथिक्स है और एक हमारे पास साइंस है। ये 3 खंड है और तीनों ही मुझको लगता है कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि एग्जाम में नंबर दिलाने वाले सब्जेक्ट जिनको कहा जाता है, क्योंकि 2018 में मैंने देखा कि मेरे 112 नंबर हैं, तो टॉपर्स के आसपास मैं बैठ रही हूँ और बहुत अच्छे नंबर है। मेरे को लगता है कि इस बार भी शायद मेरे भगवान की कृपा से और मेरी मेहनत से अच्छे होंगे नंबर। तो ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आप जब भी क्वेश्चन लिखें, आपको कुछ भी दिख रहा है कि ये खान हमको देखनी है, कि ये जैसे मान लो लोहे की खान जयपुर में है, तो आप छोटा सा मैप बनाए, ये उसमें ड्रॉ करें ये जयपुर है। उनको पता चलेगा भैया ये तो बहुत क्रिएटिव लड़की है, ये तो बहुत क्रिएटिव स्टूडेंट है, इसको पता है कि मेरे को तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डालना है। जब हम 10 लोगों की कॉपी देखेंगे, सबने सिर्फ राइटिंग 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 का काम कर रखा होगा, कोई डायग्राम नहीं है, कोई आपका फ्लोरल डायग्राम या फिर कोई आपने चित्र वित्र नहीं बनाया, कोई मैप नहीं बनाया, तो वो उबाऊ सा हो जाता है। एग्जामिनर भी जो चेक करने वाला है उसकी भी एक मानवीय प्रकृति है कि हम सेम चीज देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सभी एक जैसे हैं, कि सबको दो नंबर दे दिए जाए 5 में से। तो आप ऐसे कीजिए कि कुछ ना कुछ आप में अलग हो, हटके हो। आपकी कॉपी बोले कि आपकी जैसे जैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो अगर उसकी डिश का रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो हमको लगता है कि ये डिश काफी महंगी है, ये काफी अच्छी एक्सोटिक है। तो ऐसे ही आपको कॉपी को भी आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि मेरी कॉपी सजी हुई उनके सामने जाए, ये मेरे लिए बहुत मैंने उनको देने वाला उपहार है, जिसके बदले में वो उपहार के रूप में मेरे को नंबर देंगे। तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कॉपी लगेगी हाँ भाई इनकी कॉपी वजनदार है, तो इसकी कॉपी मेरे को अलग से, किसी को मैं 2 के नंबर पैटर्न से नंबर दे रहा हूँ, इसको मेरे को 3.5 तो देने ही देने। तो आप खाली मत जाने दीजिए, आप सब में डायग्राम बना के आइए। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैपिंग कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि अभी शायद जब कॉपीज आएंगे मैं उसको दोबारा चेक करूंगी, तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने सब में मैप बनाया, जहाँ पे आवश्यकता है वहां पे बनाया और जहाँ पे नहीं आवश्यकता वहां पे भी बना दिया, कि अगले को ये लगे कि ये कुछ ना कुछ हटके करती है। मैंने ज्योग्राफी के लिए मुख्य रूप से राजस्थान बोर्ड की 11वीं और 12वीं की बुक फॉलो की थी, और इसके साथ साथ बर्नवाल नाम से एक बुक आती है उसको फॉलो किया था, और कुछ मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी फॉलो किए थे। और इसके बाद हम चलते हैं साइंस पे। साइंस 2021 में हमारा जब सिलेबस बदल के आया, तो पहले हमारे साइंस में लगभग 10 टॉपिक ही थे, 10 से 15 टॉपिक ही थे जो बेसिक थे, कि आप ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लीजिए, मानव शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ लीजिए। फिर हम जब 2021 का पेपर देते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ तो 90 टॉपिक आ चुके हैं, तो एकदम से सब बच्चे सदमे में आ गए कि ये तो बहुत बड़ा चेंज हो गया है। तो हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही, जब तक किसी भी कोचिंग सेंटर ने, सब यही सोच रहे थे कि इसकी बुकलेट छापनी है, वो अपना वहां पे काम कर रहे हैं कोचिंग सेंटर वाले, और हम जो मेरा एक ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप मेरे साथ स्टूडेंट्स का था, तो मैंने और उन्होंने मिलके एक कोशिश की खुद की तरफ से कि हम जो
डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है, जैसे कि 8वीं की बुक में से कोई टॉपिक मिल रहा है उसको कंपाइल कर लिया, कोई 10वीं की बुक में से मिल रहा है उसको कंपाइल कर लिया, कोई और रेफरेंस बुक में मिल रहा है तो उसको कंपाइल कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि लोग जब मार्केट में बुक लेके आए उससे पहले हमारे खुद के नोट्स रेडी हो गए थे और उसको हम प्रैक्टिस में 2 बार ले आए, क्योंकि हमारे वो सेल्फ पेड नोट्स थे। कहीं मेरी आंख की संरचना बनी हुई है, कहीं मैंने परमाणु की संरचना पढ़ी है, कहीं मैंने कुछ पढ़ी है, वो मेरी एक कॉपी में नोटबुक में मेरा लिखा हुआ है, कोई मैंने मतलब 80-90 पेज में साइंस को कवर कर लिया। उससे मेरा ये फायदा हुआ कि मार्केट वाले तो पढ़ेंगे उस बुक को पढ़ेंगे, उसमें पेजेस है लगभग 400 और मेरी बुकलेट में है सिर्फ 80 से 100 पेज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला मेरे में ये फैक्टर रहा कि उसको कंपाइल करती तो जाने मेरे को कितना टाइम लग गया, वो मेरी मेहनत जो थी वो बाद में रंगत इसी प्रकार से लाई कि मैं आज इस रैंक पे हूँ। और आपको इसमें खुद प्रयास भी करने पड़ेंगे। मैं बोलूंगी कोई भी कोचिंग सेंटर है आपको रेडीमेड फूड मटेरियल नहीं दे सकती। आप ये कहो कि ये 4 दवाइयां इसको आप खा के और इस एग्जाम को क्लियर कर दोगे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक स्टूडेंट की डेडिकेशन, हार्डवर्क, उसकी फैमिली की डेडिकेशन और उसके साथ साथ उस कोचिंग मटेरियल का साथ, ये सब मिलके एक अच्छा सा मिक्सचर बनता है और फिर आपको आउटपुट मिलता है। इसके लिए मैंने साइंस के लिए मुख्य रूप से खुद से बनाए हुए मेरे नोट्स हैं, जिसके लिए मैंने किसी को भी फॉलो नहीं किया और खुद की बुक्स को फॉलो किया था। वो कोई एनसीईआरटीज की भी थी, उसको 4 बीएससी की भी थी, क्योंकि वो लगभग 90 से 100 टॉपिक्स हैं, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन सा टॉपिक कहाँ से। वो मैं सबको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। इसके बाद हम एथिक्स पे चलते हैं। एथिक्स अपने आप में ऐसा है कि अगर आप अंदर से एथिक्स आप में है तो आप कॉपी पे लिख सकते हो। एथिक्स कुछ ऐसे पढ़ने लिखने वाला सब्जेक्ट मुझको लगता नहीं है। अगर हमको पता है कि हमको सुबह उठ के अपने मम्मी को ग्रीट करना है तो मैं एथिकल हूँ, और अगर मैं सुबह उठ के डांट फटकार रही हूँ तो मैं एथिकल नहीं हूँ। तो जो आदमी अंदर से एथिकल है, मुझको ऐसा लगता है उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे टॉपिक है रामकृष्ण परमहंस है, वो क्या सोचते हैं, तो वो उद्धार की बात ही करते हैं, वो समानता की बात ही करते हैं। अगर आप खुद से जेनरस होना तो आपको ये जरूरत नहीं कि एथिक्स के लिए आप भारी भरकम किताबें पढ़ के और फिर जैसे लेक्सिकन पढ़ने की जरूरत आ रही है या कुछ और बड़े नोट्स पढ़ने की जरूरत आ रही है। तो मैंने छोटी मोटी, मुझको लगता है कि पतंजलि के नोट्स पढ़े हैं मैंने इसके लिए, तो 1-2 शॉर्ट्स फॉलो किए थे। पर एथिक्स के लिए मैं ये बात बोलना चाहूंगी, आपके मन में एथिक्स है तो आप डेफिनेटली एथिकल है और आप कॉपी में भी रिप्रेजेंट करे होगे, क्योंकि एथिक्स में कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है। जैसे कि आप मान लो आपसे पूछ रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया। स्वामी विवेकानंद ने समाज का उद्धार किया, उसमें आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, भाईचारा, कोई भी ऐसा विचारक नहीं था जिसने कि क्रांति को बढ़ावा दिया। तो हमको ये बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे कि सब कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि ये मेरे को अम्बेडकर जी के बारे में पूछेंगे तब भी मैं लिख सकती हूँ, मेरे को विवेकानंद जी के बारे में पूछेंगे तब भी लिख सकते हो, या फिर मेरे को किसी और भी विचारक के बारे में पूछेंगे वो भी लिख सकते हो। कुछ डिफरेंट है तो उसको आप याद कर सकते हो, पर कुछ ऐसा आपके पास होना चाहिए कि बुलेट्स पॉइंट्स होने चाहिए कि ये कॉमन वर्ड्स है, ये मैं सब में लिख सकती हूँ। तो आप ये प्रयास कीजिए कि एथिक्स की आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, क्योंकि ये सेकंड पेपर मुझे ऐसा लगता है कि आपको 100+ मार्क्स दिला सकता है। तो आप डेफिनेटली इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब अपने चलते हैं पेपर 3 की तरफ। पेपर 3 में एक पॉलिटी आती है, लगभग 60 से 70 नंबर की पॉलिटी है। इसके साथ साथ पब एड का जो एक खंड है वो भी 60 नंबर का है, 66 नंबर का है। इसके साथ साथ 3 छोटे खंड है, स्पोर्ट्स, योगा और विधि का है। इसमें हमको आगे चलना है, इसके बारे में आप क्रम वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो चलते हैं अपने पॉलिटी पे। मैंने जैसे पहले भी अपने शुरुआती क्रम में बात की कि आपके जो बेसिक पिलर हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस, आपकी पहले से क्लियर होनी चाहिए। आपको बाद में ये देखना ना पड़े कि अब मेरे को आगे मेंस में राज्यपाल की शक्तियां वापस से पढ़नी पड़ रही है। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ही मैंने रिवीजन की होगी पूरे मेंस के टाइम, कि मुझे सिर्फ एक बार हल्का हल्का देखने की जरूरत पड़ी कि एक बार मैं आर्टिकल्स जरूर देख लूं। और आप कोशिश करिए, जैसे अब क्वेश्चन आया 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था राज्यपाल का, और एक बार इसमें भी आया 2021 में। तो आपको ये कोशिश करनी है कि हल्का सा आप उनको लिटिल बिट मोर दे आओ। जैसे कि वे क्वेश्चन पूछ रहा है राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप वो लिख रही है, राज्यपाल के बारे में लिख रहे हैं, राज्यपाल क्या करता है, कहाँ से उसको पावर मिल रही है, तो आप साइड में एक चेकर बॉक्स बनाइए जिसमें आप लिख रहे हो कि राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल चाहिए। बिल्कुल छोटा सा, ऐसे नहीं है कि आपने उसको स्पेस को बहुत ज्यादा कवर कर दिया, क्योंकि लिमिटेड स्पेस मिलता है 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो हमको ये करना है कि कुछ ना कुछ उसको अलग अलग
टॉपिंग दिया, अलग से चेरी लगाया है उसकी कॉपी पे, जिससे उसको लगे कि ना कंटेंट इसमें ज्यादा अच्छा है और कुछ इसने ज्यादा मेहनत करी है। क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। मतलब कुल मिला के हम बात करें, जो ज्यादा क्रिएटिव है जो वो ज्यादा लीड करता है, और जो कम क्रिएटिव है वो लीग पे चल रहा है, शायद हो सकता है उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगे, पर एग्जामिनर के पास डेफिनेटली इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो एक एक शब्द को आपके गुड़ तरीके से पढ़े। तो आपकी कॉपी में उभर के आना चाहिए कि ये फला चीज बहुत अच्छी है, तो वो खुद से चल के उसको 5 मिनट ज्यादा दे कॉपी को। पहले आप अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा करिए ताकि वो कॉपी में डीप डाउन होके उसको देख सके। इसके लिए मैं बताऊंगी कि पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक स्टार्टिंग से ही फॉलो की थी। आईआर के लिए मैंने पतंजलि के नोट्स फॉलो कर लिए थे, जिसमें मुझको ये फायदा मिला कि 2018 में भी मैंने वही नोट्स पढ़े थे और आईआर में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया था। जैसे आज भी बात करें, इजराइल यरूशलेम का युद्ध चल रहा है तो चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का चल रहा है तो तब से चल रहा है, कब से चल रहा है तो चल रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध सदियों सदियों से चल रहा है, जब से हम आजाद हुए तो चल रहा है। तो जो 2018 में मैंने आईआर पढ़ी थी उसको हल्का सा मैंने अपडेट किया कि जैसे क्वाड नया बन रहा है तो उसको उसके बारे में ऐड कर लिया मैंने, तो मैंने वही पढ़ा। तो यही कहीं ना कहीं मेरा प्लस पॉइंट रहा कि मेरी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रही और मैं अच्छे मार्क्स गेन कर पाई। और इसके लिए मैंने लगभग यही सोर्स फॉलो किए थे। और अब अपने चलते हैं सेकंड जो पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट में जाके मर्ज हो जाता है, जिसमें लोकायुक्त, लोक सेवा गारंटी अधिनियम या फिर ऐसे कुछ खंड हैं जिसमें आप बात करें, वो पॉलिटी में भी कॉमन है और आपके उसमें भी कॉमन है। तो इसमें एक सेक्शन आता है मैनेजमेंट का ही, जैसे उसमें पोस्ट कॉर्प के बारे में बात होती है, नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन और इनके बारे में बात होती है। तो आप कोशिश करिए कि जब आप मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं वही खंड आप तभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटी जो पब हेड का वो खंड है और मैनेजमेंट का वो खंड है, बिल्कुल सेम है। तो आप एक टाइम तैयारी कर लीजिए, आपका डबल टाइम वेस्ट ना हो। मैंने इसके लिए राजकुमार कसवा की एक बुक आती है, सिर्फ वही फॉलो की थी और लास्ट तक मैंने उसी को फॉलो किया। 2018 में भी मैंने वही फॉलो की थी। मैंने मेरी पुरानी बुक को कंटिन्यू रखते हुए एक अधिनियम को और चिपकाया उसमें और वही बुक दोबारा से पढ़ी। मैंने नई बुक नहीं परचेज करी। तो एक ही बुक में आपको सब कुछ वन टाइम सोल्यूशन जिसकी बात करें वो मिल सकता है, और उसमें आप अपना बढ़िया से उसको बार बार पढ़ के बार बार उसकी टेस्ट प्रैक्टिस करके किसी भी कोचिंग में जाके एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जिसमें आप फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ जाती है। ये मतलब नहीं है कि मैं 4 सेंटर्स में जाके मैं भाटिया आश्रम में भी पेपर दे रही हूँ, मैं सम्यक में भी दे रही हूँ, मैं स्प्रिंग बोर्ड में भी दे रही हूँ। आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसमें आप पढ़ नहीं पाओगे। आपको ये करना है कि हफ्ते में आप टेस्ट लिख रहे हैं, उसमें आपको ये पता चले कि मेरे को यहाँ पे मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होता तो मुझे स्पीड बढ़ानी है, मेरे को 2 नंबर का क्वेश्चन लिखना नहीं आता तो मुझे 2 नंबर का क्वेश्चन करना है, मुझको 10 नंबर के क्वेश्चन में कंटेंट नहीं लिखना आ रहा, मतलब मैं घास काट के आती हूँ, तो मुझे ये इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन अच्छा करना है। तो आपको बस एक कोचिंग सेंटर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जिससे आपको ये पता चल सके कि हम में कमियां क्या है। और मेरे मतलब मैं जब मेरे को ध्यान है तैयारी कर रही थी तो हमने टेस्ट प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर ली, हमारे भाटिया आश्रम में डेली का 2 टेस्ट होने ही होने हैं। तो वो मेंस के, चाहे ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जो 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है पर 15 मिनट का भी एग्जाम हो रहा है तो हम लिख रहे हैं उसमें, तो हमारी शैली ऐसे होगी, सोते बिड़ते हम लिख रहे हैं। तो ऐसा एक फेज आया, अगर मुझको सोते मतलब मैं सो रही हूँ और मेरे को कोई जगा के कहे कि आप 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, मेरे को ऐसा दिमाग को जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे को पहले पॉलिश तो करने दो कि मैं लिखूंगी कैसे। तो आप ये कोशिश जरूर करिए कि मेंस में आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है सब में हो, कोई ब्लॉगर नहीं होता स्टार्टिंग में। जैसे मैं बिल्कुल, मेरी कोई ऐसी कोई हॉबी नहीं है, मैं बात करूँ कि मेरी बुक रीडिंग हॉबी है या फिर मेरी डायरी लेखन की हॉबी है। तो सभी के पास बहुत सारे काम है जीवन में, परेशानियां भी बहुत है और जीवन को मैनेज करना भी जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं और टेस्ट प्रैक्टिस एक ऐसा जरिया है जिससे आपकी जो लिखने की शैली है वो डेवलप हो सकती है। तो आप कोशिश करिए कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ एक बुक को, रेफरेंस बुक को आप करके और कोचिंग सेंटर में कोचिंग टेस्ट दे आइए। इसके साथ हम चलते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़े हैं सिर्फ, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। और स्पोर्ट्स में योगा मेरी हॉबी रही है, तो योगा मैंने 2018 में भी उसके लिए तैयार किया था इंटरव्यू के लिए, वही कंटेंट मैंने फॉलो कर लिया था। और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के नए थे, ओलंपिक्स में क्या हुआ है या फिर राष्ट्रीय खेलों में क्या हुआ है, राष्ट्रमंडल खेलों में क्या हुआ है, वो हमको किसी भी कोचिंग सेंटर से अवेलेबल इजीली हो जाता है, हम वो पढ़ लेते हैं। इसके अलावा विधि का एक खंड है, विधि में मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही पढ़े हैं और सम्यक के नोट्स पढ़े हैं।
जिसमें सम्यक के नोट्स में आपको डिटेल से मिल जाता है, और स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स लगभग 12 से 13 पेज के हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, तो उसको आप भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों सोर्स आप फॉलो करें तो कुछ ज्यादा बेटर विधि का ज्ञान होगा, क्योंकि विधि अपने आप में एक बहुत बड़ा डिग्री है जिसको एक सब्जेक्ट के रूप में आपको लगा दिया जाता है और आपको पढ़ना पड़ता है 20 नंबर के लिए। तो आप दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, दोनों मतलब कोचिंग्स के वो पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है आपको ज्यादा बेनिफिट होगा जैसे मुझे ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो ये मेरी थर्ड पेपर की लगभग स्ट्रेटेजी रही है। और अपने नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पेपर की तरफ। फोर्थ पेपर या तो आदमी को कोऑपरेटिव विभाग में पद स्थापित कर देता है या उसको सेकंड रैंक दिलवा सकता है, जैसे कि मेरे साथ पिछली बार हुआ कि मेरी 85 रैंक आई, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पेपर की वजह से आई, जिसमें मैंने 85 मार्क्स सिक्योर किए। और इस बार मुझे लगता है कि मेरे फोर्थ पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, जिसकी वजह से मैं सेकंड रैंक पे आई हूँ। तो फोर्थ पेपर मैंने इस बार कुछ चेंज किया कि जो मेरी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो मेरा अच्छा हो। उसमें मैंने कोशिश की कि मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, जैसे मैं कुछ और घर के काम कर रही हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे पास बुक तो नहीं है पर मेरे कान में ईयरफोन लगे हुए हैं और मैं वो सुन रही हूँ, मैं मेरे कपड़े वॉश कर रही हूँ तो मैं सुन रही हूँ, ताकि मेरी आंखें तो नहीं काम कर रही, मेरे बाकी तो विजिबल कुछ और हो रहा है मुझको, पर मेरे कान है वो मेरी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय है, जिसमें मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसमें आर से रिलेटेड या मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम सुन रहे हैं। तो आज भी मेरे पास, मैं कल भी मेरे फोन में देख रही थी, वो ऑडियोज देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक फैक्टर बना जिसकी वजह से मेरी ग्रामर बहुत अच्छी होगी। तो ग्रामर को आप तब से स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि मैं एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगी, अब हमारे पास 1.5 से 2 महीने ही बचे हैं एग्जाम्स में, तो जितना भी टाइम है तो आपकी डेली की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने 2-2 पेजेस, जैसे हम अगर बात करें किसी भी बुक को हम फॉलो कर रहे हैं हिंदी की, तो 2-2 पेजेस हम उसके पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारे हिंदी इंग्लिश के सारे टॉपिक कंटिन्यू में चले। हिंदी इंग्लिश की तैयारी ऐसे नहीं हो सकती कि 20 दिन में तो मैं फर्स्ट सब्जेक्ट कर रहा हूँ, 20 दिन में मैं सेकंड सब्जेक्ट पेपर कर रहा हूँ, 20 दिन में मैं वो कर रहा हूँ और 20 दिन में मैं फोर्थ पेपर कर लूंगा। अगर आपने फोर्थ पेपर की तैयारी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी है तो आप डेफिनेटली सिक्योर हो जाएंगे आरएस में। नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस में आपके आएगा नहीं। तो आप फोर्थ पेपर को बिल्कुल साथ में तैयार कीजिए। और फोर्थ पेपर के रूप में मैंने राघव प्रकाश को फॉलो किया था हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स और जो बीके रस्तोगी बुक है उसको देखा, और मैंने 20 ऐसे तैयार कर लिए थे जिसके लिए लगभग मेरी लाइंस तैयार थी कि मेरे को अगर पोल्यूशन का पूछेंगे तो मैं ये लिख के आऊंगी, या मेरे को वुमेन से संबंधित कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि हॉट टॉपिक माने जाते हैं, इससे वो टॉपिक तो हो सकता है वो टॉपिक ना पूछा जाए डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं उस इश्यू से जरूर रिलेटेड होता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है, पोल्यूशन का टॉपिक है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है, सेक्सुअल हरासमेंट का टॉपिक है। ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कि हमको खुद को ही पता चल जाता है कि एक एस्पिरेंट को इतना नॉलेज हो जाता है तैयारी के दौरान कि ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो कि पूछे जाने वाले हैं, करंट सिनेरियो से रिलेटेड है। उन दिनों वैक्सीनेशन का टाइम था, कोविड से रिलेटेड हमने टॉपिक तैयार कर रखे थे, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सब स्टूडेंट्स को अवेयरनेस होती है कि ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो वो टॉपिक अगर आप ये प्रैक्टिस में होंगे तो आपकी वहाँ इंग्लिश में कलम ये नहीं रुकेगी कि मेरे को अब इस टॉपिक में बारे में लिखना है, जैसे मेरे को डिमोनेटाइजेशन के बारे में लिखना है, तो उसमें मैं ये नहीं मेरा पेन रुकेगा कि नहीं मेरे को तो सोचना पड़ेगा लाइन क्या मैं बनाऊं, उसको कैसे कंटिन्यू रखूं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूंगी क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी शार्प नहीं होती कि हम फ्लो में इंग्लिश लिख सके, फ्लो में इंग्लिश बोल सके, और कोई भी इंस्टेंट कोई हमारे पास कोई टॉपिक आ रहा है उस पर फटाक से लिख सके, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमको खुद को उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, क्योंकि 80 नंबर अपने आप में बहुत बड़े नंबर हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि 20 से 25 ऐसे टॉपिक हों जिसके बारे में आपको 10-10 लाइन्स आती हो, क्योंकि आपके पास कोई 4 पेज का इंग्लिश का ऐसे नहीं आता, होता वो 1 पेज का है, पर वो 1 पेज लिखने में बहुत बड़ा अपने को ऐसा लगता है कि बोझ है इंग्लिश मेरे लिए लिखना। तो आप इसको मत मान के चलिए, मैं भी बहुत एवरेज रही, मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसको अच्छी नहीं है, पर हमको उसको उनको जो आरपीएससी के चेयरपर्सन है या आरपीएससी के
जो मेंबर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, हमको उनको नहीं बताना कि हमको इंग्लिश नहीं आ रही, ये हमारी एक कमी है, इसको हमको ओवरकम करना है। तो इसलिए हमको कुछ ना कुछ ऐसे निकाल के रखना है जिससे कि हम उनके सामने खुद को सही रिप्रेजेंट कर सके। अव्वल तो आए ना आए, पर ठीक है, हमारा काम चल जाए इंग्लिश में और बाकी हिंदी में हम अच्छा सिक्योर कर सके। क्योंकि लगभग अगर आपके 120 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप डेफिनेटली किसी रैंक में जरूर आ जाते हो, टॉप 50 टॉप 100 में। अब हम बात कर लेते हैं आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग में 2 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और 2 नंबर पे हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि हम कोई भी कोचिंग सेंटर है, अगर वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है कोई भी, तो उसके जो 2 नंबर के क्वेश्चन है आप उसको फटाफट से पढ़ लीजिए। इसके आप प्रैक्टिस टेस्ट प्रैक्टिस के रूप में ना करें, परंतु अगर आप उसको भी ले आते हैं ना, मैंने सारे जो कोचिंग के पेपर्स थे उनके जो 2 नंबर के क्वेश्चन थे और 5 नंबर के क्वेश्चन थे, लगभग फोन से डिस्कशन में काफी प्रैक्टिस में लाई, जिससे ये फायदा हुआ कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको लीड मिल सकती है। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा कोचिंग से 2 नंबर के क्वेश्चन निकाल के पीडीएफ के रूप में आप उसको पढ़ लीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस में रहे, नॉलेज में रहे ये 2 नंबर पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे राइटिंग का रहता नहीं है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान की फेवरेट ये बता दीजिए, 4 गाय की किस्में बता दीजिए। तो उसमें आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं रहती इसमें कि आपको कहाँ से लिखनी है। ये बिल्कुल वो है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है। तो अगर आपका सही है, जैसे मेल लिटरेसी के बारे में पूछ लिया और फीमेल लिटरेसी के बारे में पूछ लिया, तो इसमें आप कोई भी हमको कुछ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर आपके पक्के हैं, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपके कट जाएंगे मार्क्स। तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर वाले मार्क्स आप सिक्योर कर सकें। इसके बाद चलते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 5 नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सैंडविच क्वेश्चन मान जाते हैं, कि 2 नंबर के क्वेश्चन और 10 नंबर के बीच के क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 2 नंबर की तरह ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स के रूप में 2 पॉइंट्स लिखने हैं, इसको आपको लिखना तो है। तो आप कोशिश ये करिए कि शॉर्ट एंड कंपाइल और स्वीट हो। और जैसे 5 क्वेश्चन, अगर छोटे क्वेश्चन 5 नंबर के आ रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश करिए कि पांचों का थोड़ा पैटर्न अलग कर दीजिए। मेरे को ध्यान है इस बार जब मैं एग्जाम देने गई तो मैंने जैसे एक क्वेश्चन को बुलेट पॉइंट्स के रूप में किया, दूसरे को मैंने डायग्रामेटिकली कर लिया, मैंने मेरा कोई फ्लोरल डायग्राम है, तीसरे को मैंने सारणी से किया जिसको उसको लगे कि इसका अलग पैटर्न है, चौथा मैंने किसी और पैटर्न कोई मैप बना दिया। अगर कोई राजस्थान का क्वेश्चन है, कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई इशू से रिलेटेड, जैसे अगर मान लो अगर इजराइल का मेरे साथ कोई इशू आता है तो मैं हल्का सा वर्ड का मैप, तो आपको ऐसे कुछ आने चाहिए। वर्ड का मैप बनाया मैंने, बहुत छोटा सा, इतना सा मैंने मैप बनाया और उसमें मैंने इजराइल को शो कर दिया। तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी भी दिख जाएगी, कुछ हटके भी दिख जाएगा और आपको नंबर भी अच्छे आ जाएंगे और आपका कंटेंट भी उभर के आएगा। तो अगर आपको कुछ अच्छी होगी कॉपी तो वो एग्जामिनर चल के उसको पढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमको भाटिया आश्रम में ना सिर्फ पेपर देना सिखाया जाता है, हम पेपर चेक भी करते रहते थे। मैंने अपने जो तैयारी का ड्यूरेशन है, लगभग इसमें अगर 200 टेस्ट लिखे हुए हैं तो मैंने 800 कॉपी चेक भी की है। तो इसका फायदा ये रहा कि मुझे ये पता चला कि XYZ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। तो मेरा तो नहीं था अच्छा, पर उनको देख के मैं सीख गई, और शायद वो तहसीलदार है आज और मैं SDM में पद स्थापित होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कॉपी थी जो मुझको कुछ ना कुछ सिखा गई, तो वो मेरा आउटपुट उसमें निकल के आया। तो आप कुछ कॉपी को हटके बनाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको एग्जामिनर को आप कुछ वैरायटी दीजिए जिससे कि उसको लगे कि इस स्टूडेंट में डेफिनेटली स्टेमिना है कि ये अच्छे रैंक को सिक्योर करे। अब चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर का क्वेश्चन अपने आप में ऐसा क्वेश्चन है जिसको जो 10 नंबर में से 2 नंबर भी दिला सकते हैं, जिसमें जैसे 2016 में मेरे 10 में से 2 नंबर भी आए हैं, और मुझे लगता है कि 2018 में मेरे कई जैसे 112 नंबर सेकंड पेपर में सिक्योर किए, तो मेरे 8 नंबर भी आए हैं किसी में। तो आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मतलब मार्जिन बहुत है इसमें, आप कहीं भी मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये करना है, पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन में वो पूछना क्या जा रहा है। क्योंकि कई बच्चों का मैंने देखा, मैंने कॉपीज देखी हैं, पिछली बार मेरे कलीग्स की भी देखी है, खुद की भी देखी है, कि क्वेश्चन पूछते कुछ है, हमको आता कुछ है, लिखते हम कुछ है। तो हमारा तीनों जो ये चीज है कि क्वेश्चन जो पूछा जाए और हम उन्हें जो लिखना है वो उसके लगभग सटीक हो। पूछ तो रहे हैं हम राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के क्या चरण रहे हैं, और हम ये लिखते हैं कि राजस्थान में स्वतंत्रता कैसे मिली है। मतलब हमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना आ रहा, पहले तो आप अंडरलाइन कीजिए कि वो एग्जामिनर क्वेश्चन का पूछना चाह रहे हैं।
फिर उसके रूप में आप पृष्ठभूमि बनाइए। पृष्ठभूमि भी आपकी एक या 1.5 लाइन की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पृष्ठभूमि लंबी बना देते हैं तो मेन कंटेंट आपका खत्म हो जाता है। तो आपको 3 खंड करने हैं। सबसे पहले तो आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पृष्ठभूमि लिखेंगे। उसके बाद आप मेन कोर्स, जिसको आप कहेंगे कि एक मेन खंड है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसको देखेंगे। और इसके बाद तीसरे में आपके विचार क्या है इस क्वेश्चन पे। और कईयों में ऐसा होता है जहाँ पे आपके विचारों की कोई आवश्यकता नहीं होती कि रामकृष्ण परमहंस क्या सोचते थे, उन्होंने ये पूछा है। इसमें आपके विचारों की कई आवश्यकता नहीं है कि आपको लिखना है कि हमारे विचार इस क्वेश्चन के बारे में ये है। तो आप क्वेश्चन के अप्रोच को समझिए और ये देखिए कि वो एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। और इसमें भी आप कोशिश ये करिए कि आपका कंटेंट हटके हो, कोई डायग्राम हो, कोई इसमें सारणी हो, कोई भी आंकड़े हो ऐसे जो कि उसमें उभर के आए, कि जो दिखे कि फला आदमी को ये फला आदमी से ज्यादा आता है। क्योंकि राजस्थान में लगभग मैंने देखा है कि 2000 बच्चे मेंस में बैठते हैं और 6 लाख बच्चे प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं। उन 6 लाख में से 800-900 बच्चों को तलाश के लाना आरपीएससी के लिए भी एक टफ काम है। जब फेयर सिस्टम होता है तो उसके वो और ज्यादा टफ हो जाता है कि इन 6 लाख स्टूडेंट में पढ़ाई लगभग 1 लाख स्टूडेंट कर ही रहे हैं, और वो उसमें से भी 50,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो आरएस को फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ करते हैं। उसमें से भी 2000 बच्चे जो कि मेंस में बैठ रहे हैं, जब वो मेंस में बच्चा बैठ जाता है वो डेफिनेटली बहुत संगीनता से, बहुत तल्लीनता से तैयारी करता है। उन 2000 बच्चों में से 1000 बच्चों को सेलेक्ट करना आरपीएससी के लिए भी एक कांटे की धार है कि आपको डिफरेंट टायर्स में रिजर्वेशन भी देखना है, आपको वुमेन कैटेगरी भी फुल करनी है, विधवा कोटा भी फुल करना है। तो आपको सारी चीजें देखते देखते बच्चों को सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह लाना है। तो प्रतिभाओं को सही रूप में तलाश के लाने के लिए उनके लिए भी एक टफ चैलेंज है कि कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा है, कौन सा बच्चा कम अच्छा है। तो आपको अच्छे बच्चे बनने के रूप में आपका कंटेंट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वजनदार होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कंटेंट वजनदार होगा डेफिनेटली वो कॉपी में अच्छा दिखेगा और वो एग्जामिनर उसको उसी रूप से जज करता है। जब भी हम देखते हैं कि आप खुद की भी कार्यशैली देखेंगे ना, तो अगर आपको ऐसे लगेगा कि अगर सारे लोग एक पैटर्न से काम कर रहे हैं तो आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि किसको मैं सिलेक्ट करूं। अगर आप 10 लोगों से एक काम भी हटके कर देते हैं तो आप डेफिनेटली लोगों की नजर में जल्दी आ जाते हैं। वैसे ही एग्जामिनर का सेम पैटर्न है। अगर आपकी कॉपी अच्छी है, आपकी कॉपी में वैरायटी है, आपने अंडरलाइनिंग की है, अगर आपने छोटी छोटी चीजें बुलेट पॉइंट के रूप में लिखी है, क्योंकि एक एग्जामिनर के लिए पूरी चीज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपकी बुलेट पॉइंट्स में है तो वो खुद से दिख के एग्जामिनर के सामने आएंगी। वो नहीं भी पढ़ना चाह रहा है तो उसको वो चीजें दिख जाएंगी। तो आप कोशिश ये करिए कि आपकी कॉपी में लगातार कोई चीज क्रमवार ना हो कि एक बुलेट पॉइंट्स के रूप में हो जो कि उभर के आए। अब मैं आगे बात करना चाहूंगी कि मेरी गलतियां क्या रही और स्टूडेंट को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। स्टार्टिंग में मेरी गलतियां ये रही कि मैंने इस एग्जाम को बहुत लाइटली ले लिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा लगभग 20 साल की उम्र में मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन होना और एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से मेरा आना, मुझे ऐसा लगा अगर प्री हो सकता है मेंस भी हो जाएगा और इंटरव्यू भी हो जाएगा। नहीं हुआ तो एक सदमा लगा, जिससे ये लगा कि नहीं, ये बच्चों का खेल नहीं है आरएस का एग्जाम। इसके लिए आपको फुल ऑफ एनर्जी, बहुत रातें भी आपको जागना पड़ेगा और बहुत कुछ आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर एक जगह पे टिक कर बैठते हैं तभी ये एग्जाम निकलेगा। तो आप समझ जाते हैं। ऐसे मैंने गलती ये करी कि मैंने 2016 के एग्जाम को अंडर एस्टिमेट करा। तो आपको बिल्कुल राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और इसके साथ साथ हमको, मुझे ऐसा लगता है कि भागना नहीं चाहिए इस चीज के पीछे कि फला कोचिंग में ये अच्छा है, फला कोचिंग में ये अच्छा है, फला कोचिंग में ये अच्छा है, फला कोचिंग। डेफिनेटली वो अगर कोचिंग का नाम है, वो ब्रांड है, कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छा होगा। हम बात करें भाटिया आश्रम है, अपने आप में सुपीरियर है, स्प्रिंग बोर्ड है, अपने आप में सुपीरियर है, या फिर सम्यक है, अपने आप में उत्कर्ष है, अपने आप में सुपीरियर है। पर अगर आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है गुरु आपका एक ही होता है। आपके गुरु 10 नहीं हो सकते, आपका गुरु एक ही होता है। वैसे कोचिंग एक सोर्स है, मार्गदर्शक है, आपका मार्गदर्शन मेंटर एक होना चाहिए। आप विचार ले रहे हो सभी सोर्सेज के तो वो मिक्स मसाला सा बन जाएगा, उसमें कुछ मजे वाली बात नहीं है। तो आप फॉलो कीजिए सटीकता से और उसमें दृढ़ निश्चय हो जाइए कि ये अगर मेरा ये गुरु है ना, चाहे वो इतना अव्वल ना हो, स्टूडेंट के कर्मों से अव्वल हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपका जो मेंटर है वो एक ही रहे। और अगर मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगी अगर आपने फॉलो कर लिया है एक्स कोचिंग को तो उसमें आप इतना तल्लीन हो जाइए, आप मार्केट में देखिए ही ना कि क्या चल रहा है। आप देखिए बेसिक जो चीजें हैं उसको देखिए ताकि आपकी तैयारी में हेल्प करे। ऐसा नहीं है मैं दिन में पेपर देने जा रही हूँ स्प्रिंग बोर्ड में, शाम को मैं भाटिया आश्रम में पेपर दे रही हूँ, फिर मैं
अगले दिन फिर उत्कर्ष में दे रही हूँ। वो पेपर तो हम दे रहे हैं पर हम प्रैक्टिस कब कर पा रहे हैं, तो हमको पढ़ना भी है, हमको बहुत सारा कंटेंट तैयार भी करना है, तो एक कोचिंग को फॉलो करके उसका टेस्ट देना है। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि बुक्स आपके पास लिमिटेड होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट की लगभग एक या मैक्सिमम 2 बुक्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में मेरे पास एक सब्जेक्ट की कोई 7-7 8-8 बुक्स थी। मुझे ऐसा लगता था मल्टीपल सोर्स को मैं फॉलो करूंगी। आप स्टार्टिंग में तो मल्टीपल सोर्स को फॉलो कर सकते हो, परंतु जब आपको लास्ट में एग्जाम में बैठना है तो आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपकी तैयारी दिशाहीन हो जाती है, जिसमें आपके पास ये आपको पता नहीं चलता है कि अब मेरे को जब रिवीजन करना है तो मैं कौन सी बुक से करूं। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। 2016 में मेरे पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं थे, 2018 में मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे, 2021 में मेरे शॉर्ट नोट्स होने की वजह से मेरी तैयारी बहुत अच्छी हुई और मैंने लास्ट में रिवीजन किया। और रिवीजन मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अगर आप 3 से 4 बार रिवीजन करके एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होता है। और मैं एक बच्चों को कहना चाहूंगी, 2018 मेरे साथ जो मेरे कलीग्स रहे, जो मेरे आश्रम परिवार के सदस्य हैं, उनको हमेशा से ये लगता था कि प्रिया एक घबराती हुई, बहुत घबराने वाली, एग्जाम से फोबिया रखने वाली एक लड़की है। धीरे धीरे इस फोबिया को मैंने ओवरटेक किया। हालांकि मेरे पास ये सर्विस जब कोऑपरेटिव में मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मैं इस रूप में थोड़ी सी कम प्रेशराइज थी कि फ्यूचर तो मेरा सिक्योर हो चुका है कि अब कुछ भी खोने को नहीं है मेरे पास। अगर कुछ पाया तो अच्छा है, सोने पे सुहागा है, और कुछ खोया, कुछ खो तो मैं सकती नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं सिक्योर तो हूँ जीवन में, मेरे पास एक लोगों को बताने के लिए आइडेंटिटी तो है। तो डेफिनेटली जब मेरा प्रेशर कम हुआ, जब मैं स्ट्रेस कम लेने लगी, तो मेरा आउटपुट धीरे धीरे बढ़ता गया, मेरा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका बढ़ता गया। मतलब मुझे स्ट्रेस नहीं आ रहा, इतना स्ट्रेस ले रही हूँ तो बहुत कम ले रही हूँ। एग्जाम का स्ट्रेस हमेशा आपको लास्ट एग्जाम वाले दिन तक रहता है, पर उस स्ट्रेस का लेवल जो मेरे साथ 2018 में तैयारी करते थे उनको ध्यान है कि प्रिया किस लेवल का स्ट्रेस लेने वाली लड़की थी। तो मुझे लगता है कि आपको ये कोशिश करनी है कम से कम स्ट्रेस लें। डेफिनेटली मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि स्ट्रेस आप लेते नहीं है, स्ट्रेस अपने आप आता है। जब आपको पता चलता है कि आप मन से एग्जाम के साथ जुड़ गए हैं तो स्ट्रेस अपने आप आएगा। पर आप कोशिश करिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनिए, और ज्यादा से ज्यादा मतलब जो अपने परिवार के कुछ लोग ऐसे अपने बहुत क्लोज होते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। घुटिए मत अंदर से, तो आप बात करेंगे तो आपके जो उद्गार है वो निकल जाएंगे, इससे आपको कुछ ना कुछ बचेगा ही। तो आप कोशिश ये करिए कि आप कम स्ट्रेस लें और इस एग्जाम को अंतिम मत मान लीजिए। ये जीवन का अंत नहीं है, इसके बाद भी जीवन सुनहरा है, अच्छा है। तो कोशिश ये करिए कि आप अपनी मेहनत दे रहे हैं, फिर वो ईश्वर का फल है जो आपको वो देना चाहेगा, जो आपके भाग्य में लिखा है। अगर आपको किस्मत दूसरे रैंक में बिठाना चाहती थी तो आप किसी भी रूप में पदस्थापित हो जाते हैं। अगर आप नहीं होना चाहते तो आप जितना मर्जी भाग्य को कोस लीजिए, तो कुछ नहीं होने वाला। तो अंतिम रूप से मैं बच्चों को यही कहूंगी कि आप एक तो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ एग्जाम दें और हमेशा इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ। हाँ, मेरी सबसे बड़ी खासियत मुझे लगता है कि मैंने कभी अपनी नेगेटिव अप्रोच नहीं रखी, मेरी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रही। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, 7 साल हो गए तैयारी को, 1 साल और मैंने मेरे घर वालों को लास्ट लिमिट के रूप में ये कहा कि जो करना है बस एक मेरे को और चांस दे दो। हालांकि इतना पढ़ने के बावजूद भी मेरे घर वाले कहते हैं कि आप बस करो बेटा, बस करो, आप कितना पढ़ोगे, जीवन के और भी चीजें हैं जिसको आपने मैनेज करना है। तो आप खुद में पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो दुनिया वाले उसका परिणाम देख के खुश होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं यही कंक्लूड करूंगी आप सबके साथ कि प्लीज बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और राजस्थान की सबसे उच्च जो ये सर्विस है, सबसे प्रेस्टिजियस सर्विस है, इसमें अच्छी भावनाओं के साथ आइए। और ऐसे अच्छे लोगों की राजस्थान को आवश्यकता है, जनता को आवश्यकता है, जो कि ये चाहती है कि हमारे जो सेवा तो मैं मुख्य रूप से नहीं कहूंगी, हमारे साथ चलने के लिए हमको ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है जो कि हमारी बात सुन सके, क्योंकि आजकल अधिकारियों में सुनने की कैपेबिलिटी कम हो चुकी है। तो आप कोशिश करिए कि आप, जनता ने अगर आपको यहाँ पे कुर्सी पे पद स्थापित किया है तो ज्यादा से ज्यादा जनता की बात सुने और समस्या का निस्तारण करने की प्रयास करें। धन्यवाद।